हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वस्थ होंगे आप, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लोक देवता बाबूजी राठौड़। परिचय देख लेते हैं बाबूजी राठौड़ का और उसके बाद में पढ़ेंगे हम बाबूजी राठौड़ की कहानी देखेंगे, जन्म कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ। तो बाबूजी राठौड़ का जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी में है और इनके पिता राव धांधल, माता कमला दे हैं। भाई है जो इनके बड़े भाई बूडो जी, इनकी बहन का नाम है पेमल दे, पत्नी सुप्यार दे या फूलम दे हैं। और फूलम दे जो है अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा की बेटी है, अमरकोट के राजा जो अभी हाल में पाकिस्तान में है अमरकोट। घोड़ी केसर कालमी अवतार भगवान लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं बाबूजी राठौड़। और इनका मेला चैत्र मास की अमावस्या को लगता है। बाबूजी राठौड़ का जन्म फलोदी, पहले जोधपुर में था, अभी फलोदी आ गया है, नए ज़िले बनने के बाद फलोदी में आ गई। और इनका जन्म है जो राव धांधल जी थे जिन्होंने दूसरी शादी की थी परी से, जिसे बोलते हैं कि वो परी थी। और ये राव धांधल जी नहाने गए थे तो वहाँ तालाब पे एक परी को देख लिया था। किसे? परी को देख लिया। परी को देखते ही राव धांधल जी को पसंद आ गई और परी से शादी की। पर परी ने बोला कि मैं कभी भी आपके महल में नहीं आऊँगी, दूसरा कि आप कभी भी बिना पूछे मेरे कक्ष में नहीं आओगे, मतलब हमारे रूम में थे नहीं आ सको बिना पूछे मैंने। तो राव धांधल जी ये सब शर्त मंजूर मानी और शादी करी और एक महल बनायो। आप महल के सामने जस्ट सामने एक महल बनायो और उनमें परी रहती। कौन? परी। ये महल में परी रहती। और ये बात परी और फिर परी से बाबूजी राठौड़ का जन्म होता है। बाबूजी राठौड़ का जन्म होता है, परी से बाबूजी राठौड़ का जन्म होता है। और बाबूजी राठौड़ की माँ जो थी परी, वो कभी भी किसी को भी अपने रूम के अंदर या अपने कक्ष के अंदर नहीं आने देती थी, क्योंकि परी जो थी उसने वचन लिया था राव धांधल जी से कि आप कभी भी मेरे रूम में नहीं आओगे जब तक मैं आपको आज्ञा नहीं दूं। तो राव धांधल जी कभी भी परी को बिना पूछे अंदर नहीं जाते थे कक्ष में। और ये सिलसिला चलता रहा। बाबूजी राठौड़ थोड़े बड़े होने लगे और ये रोज़ इनका आना जाना चलता रहता था, आते थे जाते थे और ये सब होते आना जाना, बार बार उस तरफ महल में जाना आना जाना और हो रहा था। पर एक दिन बाबूजी राठौड़ के पिता राव धांधल जी ने सोचा कि ऐसा क्या है जो मुझे अंदर नहीं आने देती, आज तो मैं बिना पूछे अंदर चला जाऊंगा। जैसे ही निकले राव धांधल जी परी के कक्ष की तरफ जाने के लिए, जैसे ही राव धांधल जी अपने कक्ष से निकले और राव धांधल जी हो चुके एड़ो कहीं हो सके जगह मना मैं नहीं आउन दे, एक ली रहे मैंने पूछ जाना पड़े, आखिर मैं ही हस्बैंड हूँ जान क्यों नहीं दे। हस्बैंड जी आप कर लेन, निकल गया कक्ष से सामने करी ने ये गए, ये इधर आ गए और इनके पीछे पीछे ही निकल गई जो माता कमला दे। वो माता का नाम कमला दे आता है पर जन्म ही परी से थे, तो कमला दे भी पीछे पीछे निकल जाती है। रोज़ रोज़ कहीं तो गड़बड़ है, रोज़ रोज जावेन आवेन। तो इन वास्ते माँ जो थी कमला दे वो भी निकल गई और जैसे ही अंदर रूम में गए चले गई, राव धांधल जी आज बिना पूछे ही सीधे कक्ष में चले गए। कक्ष में जाती परी शेर का रूप, सिंगनी का रूप करके जो छोटे बाबूजी थे उनको दूध पिला रहे थे और ये रूप राव धांधल जी ने देख लिया और परी खड़ी हो गई और बोली कि अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकती, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप कभी भी मेरे रूम में, मेरे कक्ष में, मेरे महल में बिना पूछे मेरी आज्ञा के नहीं आओगे। पर आज आप आ गए तो अब मैं चली जाऊंगी। और ये बाबूजी राठौड़ को इतने दिन मैंने गोदी में खिलाया है, अब मैं इनको केसर काल में घोड़ी बनूंगी और देवल सारणी के वहाँ मैं जन्म लूँगी, केसर काल में मेरा नाम होगा और मैं बाबू राठौड़ को अब मैं अपनी पीठ पे खिलाऊंगी। और ऐसे कहते ही परी तो निकल गए वहाँ से। और अब राव धांधल जी सोच रहे कि ये तो परी तो गए, अब परी तो वापस देवलोक में हो गए। और अब पीछे मुड़ के देखा, देखते ही हो गया, गजब हो गया यार। एक बार छोड़ परी तो गिर रही लार दे क्यों गए कमला दे।
कमला दे के की करे अठीन देखो ब्रो एक बार ला रे बटीन जो इधर अठीन भूल गा पर कमला दे ने समझाए तो कमला दे के कोई नहीं थे एड़ा निकल सको पर मैं एड नहीं हूँ। मैं बाबूजी राठौड़ ने मोटा करूँ छाती ठोक मैं बाबूजी राठौड़ को बड़ा करूँगी। और बाबूजी राठौड़ बड़े होते हैं और जैसे ही बाबूजी राठौड़ को पता चला कि मेरी माँ जो है उन्होंने अवतार लिया है किसके घर देवल चारणी के घर अवतार लिया है, तो अब मैं बाबूजी राठौड़ गए देवल चारणी के पास कि ये घोड़ी मुझे चाहिए। पर देवल चारणी बोली कि ये तो मैंने घोड़ी जींदराव खींची को सौंप दी है। किसे? जींदराव खींची को। पर बाबूजी ने बोला कोई नहीं कि मैं संभालूंगा उसे, तुम ये घोड़ी मुझे दे दो। बोली कि नहीं दे सकती, कि अगर तू मेरी बहन है और कभी भी तेरे पे आँच आ जाए कुछ भी हो जाए तो मुझे आधी रात को फ़ोन कर देना, बंदो हाजिर हो जाए। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए फ़ोन कर दीजिए, बंदो हाजिर है आधी रात रहे। ठीक है आ ले जाओ आप घोड़ी दे दी। घोड़ी लेके बाबूजी आ गए कहाँ पे अपने वापस कोलू मंडा आ गए। जब बाबूजी राठौड़ बड़े हुए तो उनका रिश्ता तय हुआ था सुप्यार दे के साथ। सुप्यार दे अमरकोट की राजकुमारी सुप्यार दे या फूलम दे के साथ, इनका दो नाम है सुप्यार दे या फूलम दे। फूलम दे के साथ इनकी शादी तय हुई। और बाबूजी राठौड़ जिस दिन शादी करने जाते हैं और उस दिन जिंदराव खींची सोचता है कि आज तो अब बाबूजी राठौड़ चले गए शादी करने के लिए, शादी में तो बीच में आएंगे नहीं और मैं जाऊंगा देवल चारणी की गायों को लेकर आ जाऊंगा और फिर तो घोड़ी मुझे देनी पड़ेगी केसर काल में। तो जिंदराव खींची सीधा जाता है और देवल चारणी की गायों को लेके आ जाता है। पर देवल चारणी जाते जाते बोलती है लेन तो जावे है पर हूँ लीजा मारो भाई है बाबूजी राठौड़ वो एड़ो धोएला थिएटर दे गयो जूत पहरे वो 12 नंबर हो खाड़ो एक ठोक दिन थारे हाँ काट दी गायों लेन निकल गयो। देवल चारणी सीधी जाती है बाबूजी के पास अमरकोट जहाँ हो रही थी बाबूजी राठौड़ की शादी और बोलती है कि बाबूजी राठौड़ आप मेरी घोड़ी लेकर आए थे, आपने बोला था कि आप कभी भी आँच आ जाए तो मुझे बोल देना, मैं आधी रात रही हाजिर रहा हूँ थार वास्ते। तो आज मैंने हमारी गायों संकट में है और बाबूजी राठौड़ बोले गायों संकट में है तो मैं जाऊँ। बाबूजी 3.5 फेरा लिया करे और 3.5 फेरा वहाँ पर बंधन काट दिया करे और बंधन काट और बाबूजी राठौड़ बटे निकल जाया करे। पर निकलते टाइम बाबूजी राठौड़ की माँ जो बोलती है कि जिंदराव खींचू को बेटा मारना मत क्योंकि तेरी बहन विधवा हो जाएगी। पर उस टाइम बाबूजी निकल जाते हैं और हाथों हाथ युद्ध में जाते हैं और यहाँ पर देचू गांव में युद्ध होता है जिंदराव खींची और बाबूजी राठौड़ के बीच में, जिसमें बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त होते हैं और बाबूजी के भाई बूढ़ो जी भी वीर गति को प्राप्त होते हैं और छोड़ देते हैं। और इनके बाद बाबूजी राठौड़ के बाद इसे झरडो जी बोलते हैं और बालकनाथ भी बोलते हैं। झरडो जी फिर इस जिंदराव खींची को मारता है और वह अपने पिता और चाचा का बदला लेता है। और ये कहानी थी बाबूजी राठौड़ की। और अब आगे देख लेते हैं बाबूजी राठौड़ के नोट्स। लोक देवता बाबूजी राठौड़ देवल चल हाँ यहाँ गलती है थोड़ी सी, ये है देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए देचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए। और बाबूजी के अन्य नाम क्या है? बाबूजी के अन्य नाम है ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, प्लेग एक बीमारी आई थी चूहों से फैलती थी, प्लेग रक्षक देवता, गो रक्षक, लक्ष्मण के अवतार, हाड़ के अवतार। अगला देखते हैं। बाबूजी राठौड़ के भजनों पर थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी राठौड़ के भजन होते हैं उस पर थाली नृत्य किया जाता है। मंदिर पर सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। बाबूजी राठौड़ के मंदिर पर सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। प्रतीक अश्वारोही बाहीं और झुकी पाग। क्या प्रतीक? अश्वारोही
और चिन्ह हाथ में भाला, चिन्ह है हाथ में भाला। बाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति के साथ, नायक व रेबारी जाति के माठ वाद्य यंत्र नायक व रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। बाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। जो फड़ बाबूजी की है वो नायक जाति के भोपों द्वारा ही बाँची जाती है। रचनाएं, बाबूजी की रचनाएं हैं, जो बाबूजी ने कुछ रचनाएं लिखी है। बाबूजी रामचंद, किसने लिखी? मेहाजी बिठू। बाबूजी प्रकाश है मोड़जी आर्या ने लिखी। बाबूजी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बाबूजी का दोहा लगराज ने लिखे बाबूजी के दोहे।